नमस्कार, मैं उपकार चौहान। आप देख रहे हैं खबरदार पलवल। आज मिलवाते हैं आपको कांग्रेस के सदस्य रहे और आगामी जिलाध्यक्ष बनने वाले एस के शर्मा जी से। उनसे जानते हैं कि किस तरह से बीजेपी से छुटकारा दिला पाएंगे, कैसे सत्ता में वापसी कर पाएगी कांग्रेस। क्योंकि बहुत लोगों का यह मानना है कि करण सिंह दलाल के नाम पर वह पहले भी 5 बार विधानसभा में पलवल से मौका दे चुके हैं करण सिंह दलाल को, और आगामी जो लोकसभा की पहले भी उन्होंने तैयारी की थी 2019 में, और अब आगे 24 की तैयारी दोबारा से कर रहे हैं। तो जानते हैं क्या रहेगा, किस तरह से लोग उन्हें सहयोग करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। शर्मा जी, कब तक आप जिलाध्यक्ष बन जाएंगे कांग्रेस के? देखो, जहाँ तक जिलाध्यक्ष के बनने की बात है वो तो हमारी जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी है उसका निर्णय है। वो कब डिक्लेयर करेंगे ये उनके अधिकार क्षेत्र की बात है, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। नहीं, अगर बात की जाए एक संगठन की, तो जैसे भाजपा आज संगठित है, उनके ग्राम स्तर पर भी पन्ना प्रमुख तक हैं, और अगर बात की जाए कांग्रेस की तो उसके पास जिले वाइज जिलाध्यक्ष तक नहीं है। तो एक संगठन की भी तो मजबूती होती है। नहीं, ऑथेंटिक रूप से जहाँ तक लिखित रूप में बेशक हमारे पास भाई हमारे संगठन में अभी तक घोषणा नहीं हुई है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास भी हर गली में हमारे सदस्य हैं, हमारे मेंबर हैं और पूरा संगठन हमारा तैयार है। केवल इतना ज़रूर है प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो हमारा ऊपर से भाई ये दस्तखत होकर आने हैं, बस उसकी देर है। अदरवाइज संगठन तो हमारा 8 साल से बराबर काम कर रहा है, हर गली कूचे में कर रहा है। हमारे चाहे पूरे ज़िले में, फरीदाबाद में, पलवल में, 9 की 9 कॉन्स्टिट्यूंसीज में और जिला स्तर पर भी, ब्लॉक स्तर पर भी, ग्राम स्तर पर भी हमारा पूरा संगठन तैयार है और काम कर रहा है। अगर बात की जाए प्रदेश स्तर पर कांग्रेस कमेटी ने अपने होडल से जो पूर्व विधायक हैं उन्हें मौका दिया, प्रदेश अध्यक्ष बनाया। उसके कारण जो उत्साह होना चाहिए था कांग्रेस में, वह तो दिखाई नहीं देता। नहीं, उस उत्साह, चंडीगढ़ अभी एक मीटिंग थी, ऐसा एक भी दिन नहीं जाता जिस दिन जेजेपी से या बीजेपी से पूर्व विधायक हैं, उनके जिला स्तर के नेता हैं जो कांग्रेस ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। इतना उत्साह है जब से उदय भान जी हमारे अध्यक्ष बने हैं, उस दिन से उदय भान जी ने एक भी क्षेत्र ऐसा छूता नहीं छोड़ा कि जहां से जेजेपी और बीजेपी के लोग या इन लोग के लोग कांग्रेस ज्वाइन नहीं कर रहे। अब की बार क्या लगता है कि जैसे लोकसभा की तैयारियां चल रही हैं, पहले लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, उसके बाद हरियाणा में विधानसभा का चुनाव है, तो 2024 की तैयारियां क्या हैं कांग्रेस की? हमारी पूरी तैयारी है। हमारे कार्यकर्ता गली गली में है, तैयार हैं, गांव गांव में तैयार हैं, मोहल्ले मोहल्ले में तैयार हैं, ज़िले में तैयार हैं। पलवल और फरीदाबाद का ऐसा गली मोहल्ला हमने एक नहीं छोड़ा है कि जहां हमारे कार्यकर्ता पूरी तरीके से तैयार नहीं है। 2024 को इलेक्शन बहुत मजबूती के साथ होगा और 2024 के इलेक्शन में कांग्रेस केंद्र में भी और हरियाणा राज्य में भी दोनों में कांग्रेस सरकार बनेगी। अगर बात की जाए पिछले इलेक्शन की, पिछले चुनाव की, तो पिछले चुनाव में आपका जो कैंडिडेट था, नाम तो मैं क्या लूं, लेकिन टिकट एक दो दिन में किसी के पास रही, फिर टिकट किसी के पास रही, और दलाल साहब भी उस टाइम में टिकट की लाइन में थे, उन्हें मौका ही नहीं मिल पाया। हाँ, पिछली बार ये बात हुई थी, टिकट के लिए दलाल साहब ही लगे हुए थे। उन्होंने, हम सभी कार्यकर्ताओं की मीटिंग हुई थी ब्राह्मण सभा में, कई हजार कार्यकर्ता थे। उस दिन फाइनल हो गया था कि दलाल साहब को ही टिकट मिलनी है, लेकिन अचानक ही ऊपर कोई परिवर्तन हुआ, ललित नागर जी को टिकट दे दी। ललित नागर जी पर एक ही दिन भी नहीं बीता था, फिर वो अवतार भरान जी को टिकट दे दी। जो ये ऊपर वाली सारी इस तरीके का जो हुआ, उससे हमारे सारे कार्यकर्ता नाराज हुए और वो बिल्कुल रूठ कर बैठ गए। उन्होंने मतलब कार्य ढंग से नहीं किया। ये हमारी वो रही है पिछली बार कमी, लेकिन अब की बार इस तरीके का नहीं होगा। एक मिनट। शर्मा जी, अभी जो हाल ही में चेयरमैन का इलेक्शन हुआ, उसमें आपकी पार्टी का कैंडिडेट था वीर कुमार वाल्मीकि, उसे हार का सामना करना पड़ा।
और बहुत अंतर था उसका और जीतने वाले का। अगर देखा जाए विधानसभा में करण सिंह दलाल और दीपक मंगला का जो इलेक्शन था उसमें भी बहुत बड़ा मार्जिन था। हालांकि दलाल साहब 5 बार यहाँ से विधायक रहे और अनेकों कार्य भी उन्होंने पलवल के लिए किए। पलवल को जिला बनाने में उनकी अहम भूमिका थी, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं लोगों ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। अब लोकसभा में क्या लगता है, स्वीकार करेंगे? देखो, जहाँ तक 2019 के इलेक्शन की बात है, लोग 30 साल में 25 साल में एक आदमी से लगातार टच में रहते कुछ अपने आप में असहज महसूस कर रहे थे। उन्होंने प्रैक्टिकल करके देखा कि भाई हम नया प्रैक्टिकल करते हैं, नया आदमी चुनते हैं। जनता की राय थी, उन्होंने एक तरफा बिल्कुल जीत मंगला जी को मिली थी। उसके बाद हमारा ये इलेक्शन हुआ इसका कमेटी का, आप इसकी बात कर रहे हो। जहाँ तक कमेटी के इलेक्शन की बात है, हमने किसी निशान पर नहीं लड़ा था। हमारा एक आजाद कैंडिडेट था और हमारे सामने कई शर्तें ऐसी रखी गई थी कि भाई कैंडिडेट ये हो, कैंडिडेट ऐसे हो, कैंडिडेट ऐसे हो। हमारे कैंडिडेट को पलवल में बाहर का कैंडिडेट करके प्रचारित कर दिया गया, और बाहर का कैंडिडेट प्रचारित होने के बावजूद वो 14,000 वोट लेना भी हमारी जीत थी। हम उसे बिल्कुल हार नहीं मानते। 14,000 वोट हमारी निकली और बाहर का कैंडिडेट हमारे के बारे में दुष्प्रचार किया गया, तो इसको मैं अपनी हार नहीं मानता। रही आगामी इलेक्शन की, अब लोग ये देख चुके हैं, हमारे पलवल जिले के सभी तीनों विधायक जो भी हैं, सभी की कार्यप्रणाली देख रहे हैं लोग। लोकसभा विधानसभा में किस तरीके से एक क्या नाम है, छोटे छोटे ये जो हमारे फुटपाथ होते हैं उनके भी प्रश्न मुद्दे वहाँ उठते हैं। और लोग ये भी जानते हैं कि दलाल साहब ने इस तरीके के मुद्दे विधानसभा में कभी नहीं उठाए। दलाल साहब तो यहाँ सीधा एक्शन एससी को बुलाते हैं कि भाई ये सड़क बननी चाहिए, इतना टाइम है, इस सड़क को इतने दिन में कंप्लीट कर दो। दलाल साहब के जो कार्य प्रणाली है वो भी लोगों ने देखी है। और अब भी जो बीजेपी के कार्यकाल में जो विधायकों की जो कार्य प्रणाली है वो भी लोग देख रहे हैं। तो ये लोग अपने आप कंपैरिजन कर लेंगे कि भाई कहाँ कार्य प्रणाली जिसकी बेटर है और जो तुम्हारी आवाज दबंगपने से उठा सकता है। जब तक हमारा विधायक एक मजबूत आदमी नहीं होगा, हमारी आवाज ना प्रशासन सुनेगा, ना कोई थाने तहसील कहीं भी किसी प्रकार की आवाज नहीं सुनी जाती। अगर बात की जाए लोकसभा चुनाव की, लोकसभा में आप और आपकी पार्टी कह रही है कि करण सिंह दलाल अब की बार लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, और अभी आपने कहा कि बाहरी कैंडिडेट, तो जैसे पलवल जिला है, पलवल जिले से करण सिंह दलाल मुख्य आते हैं। पलवल जिले में 3 विधानसभा सीट हैं, और उधर अगर फरीदाबाद की बात की जाए तो 6 विधानसभा सीट है। तो कैसे वहां भी तो नारा लगाया जा सकता है बाहरी कैंडिडेट का? नहीं नहीं नहीं, ये तो कॉन्स्टिट्यूंसी तो एक है ना, फरीदाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी, उसमें पलवल और फरीदाबाद मिलाकर दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी एक है। यहाँ तो बाहरी का मतलब ही नहीं होता, यहाँ तो भलवाने का हो, चाहे तिलपत का हो, और चाहे गौसी का हो, और चाहे उधर हमारे घोड़ासन और ये मंझावली का हो। ये तो जिला कॉन्स्टिट्यूंसी एक है ना, इसमें तो बाहरी का तो सवाल ही नहीं। अब तक जितने भी सांसद हुए हैं वो या तो फरीदाबाद या फरीदाबाद से भी अदर से आकर यहाँ सांसद हुए हैं, पलवल से आज तक कोई कैंडिडेट नहीं रहा। तो ये जहाँ तक अब फरीदाबाद का कैंडिडेट या पलवल का कैंडिडेट, ये जो दोनों ये बातें हैं, इसमें मैं उससे एंगल से नहीं देखूंगा। हमें तो ये देखना है कि भाई मजबूत कैंडिडेट कांग्रेस का कौन है। वो कैंडिडेट अब जो आगे हमारी जो इच्छा है, वो चौधरी करण सिंह दलाल हमारे सबसे मजबूत कैंडिडेट। आज की डेट में पूरे फरीदाबाद का आप सर्वे करा कर देख लीजिए, फरीदाबाद में आप लोगों से बाइट लेकर देख लीजिए, तो फरीदाबाद के लोग भी ये चाहते हैं कि अब की बार एमपी करण दलाल। आपकी बात को बड़ा करें, अब की बार करण सिंह दलाल एमपी बने तो पलवल से विधायक कौन बनेगा? कांग्रेस के पास कौन सा चेहरा है? ये कई बार आप लोग मंत्री जी से पूछ चुके हैं बात है। ये तो जब इलाका जो तय करेगा, ये बातें मंत्री जी सारे इलाके को इकट्ठा करेंगे। सारा जो पलवल का इलाका जो तय करेगा, जो कार्यकर्ता तय करेंगे, वो कैंडिडेट होगा।
अभी हमने गांवों में सर्वे किया था तो कुछ लोगों का ये कहना था स्पष्ट कि अगर उदयभान की बात की जाए तो वहां उदयभान के पिताजी से कांग्रेस चलती थी, फिर उदयभान जी। अगर पलवल की बात की जाए तो करण सिंह दलाल एकमात्र कैंडिडेट है। अगर बात की जाए हतीन की तो हतीन से इजराइल एकमात्र कैंडिडेट है। अगर बात की जाए पृथला की तो पृथला में रघुवीर सिंह तेवतिया के बाद उसका पुत्र, अदर कोई कैंडिडेट नहीं। ये क्या है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तो एक सामाजिक होता क्या है भाई, जब एक नेता 5 बार जीता, 6 बार जीता है, तो स्वाभाविक है कि उसकी पहुंच हर घर तक पहुंच जाती है और लोग उसी के बारे में जिक्र करते हैं। अदरवाइज ऐसा नहीं है। होडल में भी कैंडिडेट है और कई कई कैंडिडेट है, पलवल में भी हैं, इधर पिछले में कई सारे कैंडिडेट हैं। बाकी लोगों की जो राय बनती है ना, उसके आधार पर फिर यही है कि भाई वो इलेक्शन निकालने वाला जिसकी पहुंच घर घर में है, जिस जिस आदमी ने समाज की सेवा कर रखी है, जो लोगों की सुनता है, लोगों की रात और दिन सेवा में रहता है, उस आदमी को फिर चुनते हैं लोग और उसी आदमी को टिकट के लिए फिर दावेदार माना जाता है। वरना तो हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 4 5 7 सभी जगह होते अभी आपकी पार्टी से जगजीत शर्मा नाम का व्यक्ति है, उसने जगह जगह होर्डिंग रखे हैं कि मैं लोकसभा की टिकट लाऊंगा और ब्राह्मण चेहरे को अब की बार कांग्रेस फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से मौका देगी। हैं। नहीं, लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, उनका हक है। जगजीत सिंह भी अपना मेहनत करें, कोशिश करें। अगर कांग्रेस या जो भी जो कांग्रेस का जो निर्णय होगा सिर माथे होगा। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि पलवल विधानसभा में भी अब की बार कोई ब्राह्मण चेहरा सामने आए? बात मैं ना जातिवादी के ऊपर देखो, मैं बात करता हूँ कि भाई ब्राह्मण हो, जाट हो, फला हो, ढिकाओ, मेरा इन चीज़ों में विश्वास बिल्कुल नहीं है। मैं तो 36 बिरादरी की बात करता हूँ। 36 बिरादरी में से जो जनता निर्णय लेगी वो आदमी होगा। इसमें ब्राह्मण चेहरा या हिंदू या ये चेहरा वो चेहरा, ये मैं विश्वास नहीं करता। कुछ दिन पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने बयान दिया था कि जो जातियां हैं वो परमेश्वर ने नहीं, ब्राह्मणों ने बनाई हैं। ऐसा इसमें ना साइंटिफिक एंगल से अगर हम देखें तो नए 9200 9300 वर्ष लगभग मनु महाराज को हुए हैं। वो राजपूत राजा थे और वहाँ उसके बाद धीरे 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 विकसित होते रहे। जातियां बनने की प्रक्रिया ना तो किसी राजा ने शुरू की मेरे एंगल से, ना किसी मनु ने की, ना जाति प्रथा जो डेवलप हुई है वो कर्म के अनुसार धीरे 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 बनती चली गई। जो आदमी जो काम करता गया उसको उसी का नाम दे दिया गया है। वरना जातियां ना किसी राजा ने बनाई और मैं तो ये मानता हूँ कि मनु महाराज ने भी नहीं बनाई। जाति प्रथा जो स्लो जो हमारी स्पॉन्टेनियसली जो 9200 9400 वर्ष का जो हमारा इतिहास है उसमें स्वतः ही डेवलप हुई है। अगर मनु महाराज की बात की जाए, मनु स्मृति की बात की जाए तो उस समय तो वर्ण व्यवस्था थी, 4 वर्ण माने जाते थे मुख्यतः। लेकिन आज लगभग 7,000 जातियां भारत के अंदर पाई जाती मैं अगर मनु महाराज की बात को मानूं ना, तो मैं तो ये मानता हूँ कि भाई 4 भाई एक घर में थे। एक बड़ा भाई था, उसे कह दिया कि भाई तू थोड़ा शिक्षा विक्षा का ध्यान रख। दूसरा भाई बलिष्ठ था, उसे कह दिया भाई तू इनकी रक्षा का ध्यान रख। पहले जानवर पशु ज्यादा थे, आदमखोर जानवर हुआ करते थे। तीसरा बेटा थोड़ा हल्का था, उसे कह दिया बेटा तू व्यापार वो सामान ला घर का। चौथा बेटा भैंस कट्ठा का सारा काम करता था। 4 भाई थे, वो 4 भाई धीरे 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 उसको वरण कह दिया। बाकी उन्हीं चारों चारों ये चारों एक ही पिता की औलाद है और इनमें कोई भेद नहीं है। ना ही कोई सिर्फ कर्म के अनुसार किसी को कोई कुछ भी करे। मैं इस चीज को नहीं मानता। वर्ण भेद भी क्या है, वर्ण भी नहीं है। वर्ण भी कोई नहीं है। ना कोई क्षत्रिय है, ना कोई ब्राह्मण है, ना कोई शूद्र है और ना ही कोई अ, वैश्य है। व्यापार जो कर रहा है वो आज भी वैश्य है, कोई भी है, चाहे किसी भी जाति से। जो है। अगर बात की जाए राजनीति में पुरानी पेंशन बहाली की, बार बार मांग उठ रही है पुरानी पेंशन बहाली। अगर केंद्र में और हरियाणा में कांग्रेस सत्ता में आती है तो क्या पुरानी पेंशन बहाल होगी? हाँ,
ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे हुड्डा साहब ये डिक्लेयर कर चुके हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हमारे उदय भान जी ये डिक्लेयर कर चुके हैं कि हम अगर केंद्र केंद्र में सरकार, राज्य में सरकार, जहाँ राज्य में भी और केंद्र में भी दोनों जगह हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। और ये कर्मचारी का हक है कि वृद्धावस्था में उसे सरकार की तरफ से पूरी पेंशन जैसे मिलती रही है आज भी मिले और आगे भी मिलेगी, और ये कांग्रेस सरकार देगी, ये घोषणा कर चुकी है। अगर बात की जाए पुलिस महकमे में एसपीओ भर्ती किए जा रहे हैं जो रिटायर्ड फौजी हैं, उनकी एक मांग है कि अगर कहीं हमें कोई भी जो सत्ताधारी पार्टी है या अदर कोई पार्टी है अगर हमें पक्का करती है तो हम उसके साथ हैं। नहीं, उसमें लीगल प्रोसीजर क्या है, लीगल प्रोसेस क्या है, वो जो एसपीओ जो भर्ती किए गए हैं वो अकॉर्डिंग टू लीगल नॉर्म्स हैं या नहीं है, ये तो आगे देखनी पड़ेगी। मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। अगर अगर ये लीगली नॉर्म्स के अनुसार पूरे हैं, जो भी कोटा है, जो रिजर्वेशन कोटा है, जो एजुकेशन का हिसाब है, ईडब्ल्यूएस है, दूसरे सारे जितनी भी लीगल फॉर्मेलिटीज है, अगर इसमें पूरी मिलेंगी तो आगे मैं अभी जिलाध्यक्ष नहीं हूँ, एक कांग्रेस का सीनियर कार्यकर्ता हूँ। मैं इस बात के लिए अवश्य अपनी सरकार से मांग रखूंगा कि जो एसपीओ अकॉर्डिंग टू लॉ और अकॉर्डिंग टू द जो पुलिस नॉर्म्स हैं उनके अनुसार यदि वो भर्ती की जाए तो आगे वो कंटिन्यू किया जाए। तो ये थे हमारे साथ एस के शर्मा जिन्होंने बेबाकी से सभी सवालों के जवाब दिए। आगे भी लोगों से हम मिलवाते रहेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ खबरदार पलवल पर। अगर हम हमारे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। सब्सक्राइब करने में आपका कोई खर्चा नहीं लगता है, फ्री में सब्सक्राइबेशन होता है। तो क्यों ना हमारे चैनल को बढ़ावा देने के लिए आप एक सब्सक्राइब का बटन दबाएं।